बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो कि डेप्रिसिएशन है और इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डील करता है। पहले इसके बारे में हम मेन चीज़ें जो इसकी कैलकुलेशन वगैरह है वो सारा कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी इसकी जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रूलिंग्स हैं वो पढ़ेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि मेथड कौन कौन से हैं। ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है, लेकिन पेपर में कोई भी वो मेथड पूछ सकता है कि डेप्रिसिएशन का फ़लाँ मेथड से आप जो है इसकी डेप्रिसिएशन काउंट करें और फ़लाँ ईयर में कितनी इसकी डेप्रिसिएशन आएगी। हैं सिंपल, लेकिन पता होना चाहिए। स्किप करने से आपके लिए जो मुश्किल का भी मार्क्स वही अहमियत रखता है जो आसान वाला रखता है। तो किसी भी आसान टॉपिक को मत छोड़ें कि ये आसान है, आप इसको बाद में कर लेंगे, तो कहीं वो आपके लिए जो है बाद में टाइम ही ना मिले और कर ना पाएँ, और वो आसान नंबर जो है वो उनको तो पहले कैश करने की कोशिश करें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर यू विल बी एबल टू ग्रैस्प द मीनिंग एंड नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है और इसकी नेचर क्या है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्राम द टोटल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड इट्स यूज़फुल लाइफ, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है इटसेल्फ है क्या, और इसकी जो फिक्स्ड एसेट की कास्ट क्या होती है, यूज़फुल लाइफ क्या होती है, और इसकी हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अंडरस्टैंड वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले जो है डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन इज़ ए मेजर ऑफ वियरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। इन डेप्रिसिएबल एसेट पे ही सिर्फ डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है। और क्यों होती है? क्योंकि वो एसेट यूज़ करने से उसकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है, और बजाय इसके कि फ़ाइनेंशियल स्टेट में एक ही दफ़ा उसका एक्सपेंडिचर आप शो करें और आपकी जो है इनकम उस ईयर की जो है वो जस्टिफाइएबल ना हो, बल्कि वो आपकी जो है उसको सही जो है इक्वली काउंट करने के लिए जितना आप एसेट को यूज़ करते हैं, जितनी उससे परफॉर्मेंस लेते हैं, उतनी उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में जो ये कंपनी को राइट दिया गया होता है कि वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो मेथड यूज़ कर सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि एक साल में एक मेथड अप्लाई हो रहा है, दूसरे साल में दूसरा हो जाए, तीसरे साल में तीसरा हो जाए। ये नहीं, मेथड जब आप चूज़ करेंगे तो वो आपको परमानेंटली वही अप्लाई करना पड़ेगा। फिर और क्या है डेप्रिसिएशन के बाद? डेप्रिसिएशन अराइजिंग फ्रॉम यूज़, क्यों ये अप्लाई होता है? हम यूज़ करते हैं उस एसेट को। एफ्लिक्शन ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस, मार्केट चेंज भी हो रही होती है, इसके अलावा उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट भी होती है विद पैसेज ऑफ टाइम, तो इसलिए उसको हम आहिस्ता आहिस्ता राइट ऑफ करते हैं। डेप्रिसिएशन इज़ एलोकेटेड सो एज टू चार्ज a fair proportion of depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of the asset। क्यों हम इसको जब हम परचेज़ करके आते हैं एक एसेट, और हो सकता है वो एक बिज़नेस का टर्नओवर इतना ना हो और वो उससे भी ज़्यादा का हो, अगर आप एक ही साल में उसको शो करेंगे इतने एक्सपेंडिचर को जो कैपिटल नेचर का होगा, तो आपकी वो कंपनी उस साल में लॉस शो करेगी। और आने वाले साल में अगर प्रॉफिट होता है, फिर प्रॉफिट होता है, तो एक साल में जो लॉस है वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसमें जो है एक रिदम रखने के लिए, एक जो फ़्लो रखने के लिए, आप जितना जितना एसेट को यूज़ करते जाते हैं, मुख्तलिफ इसके जो हैं एस्पेक्ट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कंसीडर करते हैं, और फिर आप जो है चूज़ करते हैं कि कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड जो है वो आपको अप्लाई करना चाहिए। Depreciation includes amortization of assets whose useful life is predetermined, यानी कि जो आपका एसेट है वो अगर प्री डिटरमिनेड के 10 साल चलेगा तो उसको अमोर्टाइज कर सकते हैं आप। डेप्रिसिएबल एसेट्स होते कौन कौन से हैं? डेप्रिसिएबल एसेट्स आर दोज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर दैन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक तो उसकी खासियत होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं यूज़ होता, बल्कि डिफरेंट एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में बिज़नेस उसको यूज़ कर रहा होता है। हैव ए लिमिटेड यूज़फुल लाइफ, ये भी नहीं है कि वो हमेशा के लिए चलेगा, बल्कि उसकी एक यूज़फुल लाइफ है, उसके बाद वो परफॉर्मेंस देना ख़त्म कर देगा और उसका कोई यूज़फुल जो है पर्पज़ नहीं रहेगा बिज़नेस में रखने के लिए।
थर्ड है आर हेल्ड बाई एन एंटरप्राइज फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और ये कि बिज़नेस में वो इस्तेमाल होता है, उससे प्रोडक्ट्स बनती हैं, सर्विसेज रेंडर की जाती हैं और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है। ये नहीं है कि आप एक एसेट को अपने पास ला के रखें और बाद में मकसद हो कि उसको बेचना। अगर इस तरह का हो तो भले एक बिज़नेस जो अपने पास यूज़ करने के लिए रखती है वही एसेट, उस पर वो डेप्रिसिएशन लगा सकती है, लेकिन एक जो वो बिज़नेस जो इस तरह के एसेट्स को सेल परचेज़ करता है वो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकता। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए ख़ास, यानी कि एक तो उसका पीरियड जो है 1 ईयर से मोर होना चाहिए, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसकी जो है लिमिटेड यूज़फुल लाइफ होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे वो बिज़नेस के यूज़ में होना चाहिए। ये नहीं है कि वो बिज़नेस करने के लिए या सेल परचेज के लिए रखा हो। ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन का? इससे हमें क्या फ़ायदा होता है डेप्रिसिएशन लगाने से? हमें पता चलता है करेक्ट इनकम मेजरमेंट, यानी कि इस डेप्रिसिएशन को आप लगाने से आपकी जो बिज़नेस की इनकम है वो जस्टिफाइएबल होती है, आपको अलग से नोटिंग नहीं देना पड़ती। डेप्रिसिएशन अगर ग्रेजुअली आप लगाते हैं तो आपकी जो बिज़नेस का इनकम है वो आपको जस्टिफाइएबल डिजिट देता है, अमाउंट देता है और आप उसको जो है रीज़नेबली शो कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज फॉर प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ पीरियडिक प्रॉफिट और लॉस, मतलब बिज़नेस को प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहे कि हर साल में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडेड तरीके से एक्सपेंड करना चाहिए। इसके बाद है ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स शुड बी एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द एक्चुअल फिनेंशियल पोजीशन, और इससे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन का भी पता चलता रहता है। आगे है जी इसका और क्या फ़ायदा होता है? फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, जनरेशन ऑफ एडिक्वेट फंड्स इन द हैंड्स ऑफ द बिजनेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ। अब डेप्रिसिएशन जो है टाइम टू टाइम आप लगाते जाते हैं और अल्टीमेटली आपका बिज़नेस में काफ़ी सारा प्रॉफिट हो जाता है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं आने वाले नए एसेट के साथ। और इसका फ़ायदा है असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप जो है डेप्रिसिएशन जब लगाते हैं, ग्रेजुअली लगाते हैं, तो आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी जो पर यूनिट कास्ट आ रही होती है वो भी आप सही एक्चुअल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नहीं कि आप उसमें एम्बिगिटी में कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर असर्टनिंग द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ नेसेसरी टू चार्ज डेप्रिसिएशन एज एन आइटम ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। समरी इसकी जो अब तक हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्या है जी? टू असर्टन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी जो बैलेंस शीट वगैरह बनती है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने से जो आपके एसेट को परचेज करने पे एक्सपेंडिचर्स आते हैं। फोर्थ है टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। आप एसेट को रिप्लेस भी कर सकते हैं, आपके जो है डेप्रिसिएशन कितने जब टाइम टू टाइम आप चार्ज कर रहे होते हैं। इसके बाद असर्टन द ट्रू फैक्ट्स, ट्रू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी पर यूनिट कितनी कास्ट आ रही है वो ठीक कैलकुलेट करने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना ही मुनासिब होता है। फैक्टर इन द मेजरमेंट, कि जब आप डेप्रिसिएशन मेजर कर रहे होते हैं तो कौन कौन से फैक्टर आपने कंसिडर करने होते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट ईजी, कि मतलब जो ठीक एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए, यानी कि इसकी कितनी प्रोडक्शन हुई, इसने कितना वियर एंड टीयर हुआ, तो उसको बिल्कुल एक्यूरेट जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना इतना आसान काम नहीं है। जनरली फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं तो कुछ ये फैक्टर्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। कास्ट ऑफ एसेट इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन। लेट्स सपोज आपने एक मशीनरी खरीदी, बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो जब उसको परचेज़ करते हैं तो फ़र्ज़ किया आपने 1 लाख दिया, उसको कैरी करते हैं आपने 10,000 उसका रेंट दिया, किराया दिया, उसके बाद आपने जो वेजेस दी उसको अनलोड करने के लिए वो भी आपका खर्चा है। उसके अलावा आपने जो है एक्सपर्ट स्किल्ड लेबर को लगा के उसको फिक्स करवाया, इंस्टॉल करवाया, तो उनको फ़र्ज़ किया 5,000 दिया। तो ये सारे खर्चे जितने भी इंस्टॉल करने के बाद जब तक वो चालू पोजीशन में ना हो जाए, यानी कि रेडी फॉर ऑपरेशन ना हो जाए, तब तक के लिए जितने खर्चे होंगे वो उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो कमीशन वगैरह होगा, ये ट्रायल रन पे जो
मटेरियल या कोई और खर्चा आता है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह जो भी खर्चे होंगे वो भी आपके इस कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल होंगे। और इसके बाद सेकंड पे है यूज़फुल एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट, कि वो बिज़नेस में कितना चलेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी उसकी यूज़फुल लाइफ होगी वो भी कैलकुलेट करने में अहम जो है रोल अदा करता है। यूज़फुल लाइफ का भी एक बड़ा, आगे चल के भी आपको पता चलेगा कि एसेट की यूज़फुल लाइफ भी डिटरमिन करने में हेल्प करती है कि उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है। थर्ड पे है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट, कि जब आपका एसेट फर्क कि आप ये माइंड में रख लेते हैं कि 10 साल चलेगा, तो 10 साल के बाद अगर आज आप 10 लाख का ख़रीद रहे हैं तो 2 लाख का अगर वो सेल होगा, जो रेजिडुअल वैल्यू होगी, तो वो भी एक जो है अहम चीज़ होती है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस करने के बाद यूज़फुल लाइफ पे आप डिवाइड करके एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब ये एक समरी टाइप है, आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें जी, हिस्ट्री क्या कहती है। कॉस्ट, इसमें 2 एंगल बने हुए हैं इसके, एक है कॉस्ट ऑफ एसेट, दूसरा है, देखें यही इसके साथ शो कर रहा है, कॉस्ट ऑफ एसेट थी 11,000, सही है जी। और उसके बाद है एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट, वो कितनी है, ये कहीं इधर शो हो रही होगी, ये है 5 ईयर्स, एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर्स। और उसके बाद है एस्टिमेटेड स्क्रैप रेजिडुअल वैल्यू, जब ये बिज़नेस में जाए, बिज़नेस अपनी यूज़फुल लाइफ पूरी कर लेगा तो कितने की इसकी कीमत होगी, 1000। और ये क्या है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी होगी, 10,000। ये कैसे होगी, क्योंकि आपने ख़रीदा था बिज़नेस 11,000 का, और जब ये 5 साल पूरे कर लेगा तो 1,000 का बिक जाएगा, इसलिए 11,000 में से 1,000 निकाला तो 10,000 हो गया। 10,000 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। समरी देखें जी, डेप्रिसिएशन के कैसे है, डेप्रिसिएबल अमाउंट, टोटल अमाउंट नहीं है, डेप्रिसिएबल अमाउंट, और उसके बाद एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ। फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट, एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये तीनों जो है ना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन का, सबसे पहला मेथड ये आपने याद रखना है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू यूज़फुल लाइफ। और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का रेट कैसे आप निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की जितनी अमाउंट आएगी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट, तो ये आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। और नेक्स्ट कौन सा है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल की थी, लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी, 11,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 1000, तो 11,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई, और उसकी लाइफ कितनी, 5 ईयर, तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, अच्छा ये जितनी भी 5 ईयर पे आप डिवाइड करेंगे तो जितनी फर्क किया वो थी 11,000 माइनस 1000 डिवाइडेड 5, ये बना 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 5, ये बना 2000 पर मंथ। अगर 2000 पर मंथ बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन से कितनी डेप्रिसिएशन आई इस सेकंड वाली इक्वेशन में, 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, और कास्ट ऑफ एसेट कितनी थी, 11,000, तो ये आपके परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV इसको कहते हैं, WDVM, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका क्या तरीकाकार होता है कि रेजिडुअल वैल्यू, जैसे हमने पिछले एसेट की बात की तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 1000, कास्ट ऑफ एसेट कितनी थी, 11,000 का खरीदा था, मल्टीप्लाई बाई 100, और 1 माइनस n का मतलब है, n का मतलब यहाँ पे जो फार्मूले का है इसका मतलब होता है कि उसकी लाइफ ऑफ दी जो है एसेट, यहाँ पे इसने बताया भी है। इसके बाद है अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो किस मेथड पे आप उनकी डबल एंट्री सिस्टम में जो है अकाउंटिंग की जो एंट्रीज पास कैसे करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। देयर आर 2 अल्टरनेटिव, ये याद रख लें, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये स्ट्रेट अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड में एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कौन कौन सी एंट्रियाँ हम पास करेंगे। There are 2 alternative approaches for recording accounting entries for depreciation.
दो कौन कौन से? फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या कहता है? ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ ओपन। एक आपने प्रोविजन बनानी होती है डेप्रिसिएशन के नाम से टू एक्यूमुलेट द बैलेंस डेप्रिसिएशन, कि आप जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं ताकि वो एक्यूमुलेट हो, हर साल बढ़ती जाए। लेट्स सपोज हर साल 5,000 आप लगा रहे हैं, तो पहले साल 5, दूसरे साल में 10 हो जाएगी, तीसरे साल 15, क्योंकि हर साल 5,000 डेप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है। एंड दी एसेट्स आर कैरिड हिस्टोरिकल कास्ट, और एसेट को हिस्टोरिकल कास्ट पे शो करते रहते हैं। अकाउंटिंग एंट्री इसकी कैसे होगी? आप चार्ज करेंगे प्रॉफिट, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और ये जो क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन टू डेप्रिसिएशन, यानी कि जितनी आप प्रोविजन बनाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक्सपेंस शो करेंगे और प्रोविजन में ये एक क्रेडिट कर देंगे। सेकंड अल्टरनेटिव मेथड, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड to the asset account every year and the asset account is carried at historical cost less depreciation। अब पिछली क्वेश्चन में, पिछली जो एंट्री थी उसमें हमने देखा था कि एसेट को हमें हिस्टोरिकल कास्ट पे लेके आते थे, यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल कास्ट माइनस उसमें डेप्रिसिएशन निकाल के करना है। अब डेप्रिसिएशन का लेट्स सपोज एक्सपेंस आ रहा था 2,000 और टोटल एसेट की टू एसेट अकाउंट कितना हो जाएगा? ये तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा ना, यहाँ पे जो है उसकी एसेट अकाउंट को चार्ज कर दें, क्योंकि एसेट की वो वैल्यू उतनी डाउन हो जाएगी। और प्रॉफिट जैसे कि फर्ज किया 10,000 का वो आया था, तो माइनस उसकी रेजिडुअल डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे तो ये 8,000। और प्रॉफिट एंड लॉस को आप जब चार्ज करेंगे ये जो डेप्रिसिएशन का, तो ये जो डेप्रिसिएशन आपने डेबिट की थी यहाँ जाके क्रेडिट कर देंगे, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये रह जाएगा आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसेट अकाउंट। उसके बाद है सम ऑफ, ये तीसरा मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड, के जितनी उसकी यूज़फुल लाइफ होती है उनको डिजिट्स में आप कन्वर्ट करके वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, इसका फार्मूला जो है नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। यहाँ पे आपको अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो दोबारा आप हट के फिर देख सकते हैं, जब हम इसको एग्जांपल अभी करते हैं तो आपको समझ इसकी आ जाएगी। ये है कि जी मैथन जराज एंड कंपनी परचेज ए मशीन ऑफ फॉर ₹1,00,000। एक मशीन खरीदी उन्होंने 1 लाख में, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ वर्थ 10 ईयर एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो थी जब उसने लाइफ पूरी 10 साल पूरी कर लेनी है तो वो 12,000 का बिक जाएगा। तो अब इसकी डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देख लें कि कितने साल थे, टोटल 10 साल चलेगा, तो 10 + 10 + 9 + 8 + 7 + इस तरीके से आप चलता जाएगा और 1 तक जाएंगे तो ये टोटल सम ऑफ डिजिट्स कितना बन जाएगा सबको ऐड करने से? 55। और डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर कितनी होगी? जो 10 ईयर उसकी है, पहले साल में जो है 10 से आप करेंगे मल्टीप्लाई, ये 88,000 कैसा है? 1 लाख माइनस जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू 12,000 थी वो माइनस करेंगे तो 88,000 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स, ये आपने जो टोटल किया था इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और जब सेकंड ईयर का करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और तीसरे की तरफ जाएंगे तो 8 आ जाएगा, 7 इस तरीके से ग्रेजुअली जाता जाएगा और ये जो है सम ऑफ डिजिट वही रहेगा। इसके बाद है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, के एक अगर आप एसेट परचेज़ करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से अगर उसको और वो जितनी प्रोडक्शन दे देता है एक साल में उसकी प्रोडक्शन की बेस पे अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी? इसके लिए फार्मूला है डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी डेप्रिसिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई प्रोडक्शन ड्यूरिंग पीरियड और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन, यानी कि जितनी उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट है और उसकी प्रोडक्शन कितनी हुई ड्यूरिंग द पीरियड और टोटल प्रोडक्शन वो कितनी दे सकता है। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे और इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। ए मशीन परचेज्ड फॉर ₹2,00,000, एक मशीन 2 लाख की खरीदी गई और उसकी लाइफ थी 10 ईयर, स्क्रैप वैल्यू उसकी थी 20,000 का बिक सकता है और एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1,50,000 यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। तो लाइफ टाइम में वो कितने वो प्रोड्यूस कर सकता है? 1,50,000 यूनिट्स
और स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20,000, परचेज कितने का किया 2 लाख का, और इसकी लाइफ कितनी है 10,000। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग लाइफ इज़ एज फॉलोज। अच्छा, वो प्रोडक्शन कैसे कैसे देगा, इसके लिए भी एक टेबल दिया गया है। ईयर 1 से लेके 3 तक वो 20,000 पर एनम करेगा, और चौथे साल से 7वें तक वो 15,000 पर एनम करेगा, और 8वें से लेकर 10वें साल तक वो 10,000 पर एनम प्रोडक्शन देगा। अच्छा, डिटरमिन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स मेथड। जो हमने मेथड ये प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स मेथड से करना है, तो कैसे इसकी डेप्रिसिएशन हर साल के लिए करेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू पहले साल से तीसरे साल तक के लिए कैसे हम करेंगे, क्योंकि इन तीनों सालों में उसकी प्रोडक्शन रहेगी 20,000, और टोटल उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 1 लाख का ख़रीदा था, और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे जो गलत हुआ है, आपने क्या करना है कि ये 2 लाख, यहाँ पे फार्मूले में आपने ये जो 88,000 लिखा हुआ है, 2 लाख माइनस 20,000, ये बन जाएगा 1,80,000। तो यहाँ पे 1,80,000 के हिसाब से आपने करना है। तो दूसरे साल में चौथे से 7वें साल तक कितनी प्रोडक्शन है, 15,000 करेगा, और उसकी जो है जितनी है और जो बाकी है उसकी टोटल प्रोडक्शन है। इसी तरीके से जो है 8वें 9वें और 10वें साल में उसकी प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स होगी, और डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है मैंने ये समझा था कि इसके जो है वो 1 लाख माइनस 12,000 वो जो 88 बनना था, जबकि ये 2 लाख का परचेज़ हुआ था माइनस 20,000, तो ये इसका होगा। तो यहाँ पे आज इसका जो है हम ब्रेक लगाते हैं, इससे अगले सेशन में आगे स्टार्ट इसको करेंगे यहाँ से, इस इलस्ट्रेशन से।